ये कहानी एक घने और सुंदर जंगल की है, जहाँ चिलचिलाती धूप ने जानवरों और पक्षियों का हाल बेहाल कर दिया था। जंगल में पानी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। यह बुद्धिमान रीमा अपने नटखट बेटे कुक्कू और बलशाली पति टुन्नू के साथ रहती थी। कुक्कू बेटा, ज्यादा कूदो मत, प्यास और लगेगी। पानी की एक एक बूंद कीमती है। मम्मी, अगर मैं जोर से रोऊं तो क्या मेरे आंसुओं से गिलास भर जाएगा? फिर हम सब पी लेंगे। मजाक छोड़ो कुक्कू, मैंने आज पूरे इलाके का चक्कर लगाया, कहीं पानी नहीं है। अगर कल तक कुछ नहीं हुआ तो हमें ये जंगल छोड़ना होगा। तभी हरियाली तोती उड़ती हुई आई। उसके पीछे उसका पति टोटा पागलों की तरह पंख फड़फड़ा रहा था, ताकि हरियाली को धूप न लगे। सुनो सुनो, बड़ी खबर है। कालू और पिंकी कव्वी ने आखिरी बचे हुए गड्ढे के पानी पर कब्जा कर लिया है। हाँ रीमा, मेरी हरियाली को प्यास लगी है, पर वो काले चोर किसी को पास नहीं आने दे रहे। वहीं पास की टहनी पर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी बैठे थे। कबूतर को अपनी आदत के अनुसार मजाक सूझा। अरे भाई, इतनी गर्मी है कि कल मैंने एक सूरजमुखी का फूल देखा। वो बेचारा खुद ही छाता ढूंढ रहा था। शर्म करो जी, यहाँ प्यास से गला सूख रहा है और तुम्हें चुटकुले सूझ रहे हैं। रीमा बहन, कुछ करो वरना हम नहीं बचेंगे। जंगल के दूसरी तरफ कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कव्वी और पिंकी कव्वी ने एक छोटे से पत्थर के कटोरे में जमा पानी को घेर रखा था। कालू ने पास ही में चोरी करके लाए हुए कुछ चमकीले मोती भी छिपा रखे थे। देखो कालू, ये पानी सिर्फ हमारे खानदान के लिए है। जो भी आए उसे चोंच मारकर भगा देना। सही कहा। और वैसे भी मेरी आवाज इतनी सुरीली है कि मुझे ज्यादा पानी चाहिए गला साफ रखने के लिए। कल तो मैंने सुना कि बगल वाले पेड़ की मैना कह रही थी कि चुप कर गोरी। और कालू, शर्म कर बेटा, पानी पर सबका हक है। देख, तेरा अपना बेटा जग्गू प्यास से बेहाल है। दादी, क्या मैं थोड़ा पानी कुक्कू को दे दूं? वो मेरा दोस्त है। खबरदार, चुपचाप बैठा रह, वरना तुझे भी धूप में खड़ा कर दूंगा। रीमा ने तय किया कि वो लड़कर नहीं बल्कि समाधान ढूंढकर सबकी मदद करेगी। उसने सुना था कि जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक प्राचीन बरगद है, जो संकट के समय पानी देता है। दोस्तों, हमें उस सूखे बरगद के पास जाना होगा। बुजुर्ग कहते हैं कि वो पेड़ दिल की बात सुनता है। वहाँ पर हम लोगों को ढेर सारा पानी मिल सकता है। चलो अभी चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ रीमा, चलो सबको साथ लेकर चलते हैं। पूरी टोली वहाँ पहुँची। कालू और उसका परिवार भी पीछे पीछे आ गया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वहाँ ज्यादा पानी मिले। उस जंगल में वहाँ पर एक ही बरगद का पेड़ था। रीमा ने आगे बढ़कर प्रार्थना की, हे वन देवता, हम स्वार्थी नहीं हैं। हमें सोना चांदी नहीं, बस जीवन के लिए पानी चाहिए। हमारे बच्चे प्यासे हैं। तभी पेड़ से एक भारी आवाज गूंजी, पानी तभी मिलेगा जब तुम में से कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु यहाँ छोड़ देगा। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ कीमती मिलने वाला है, पर मैं अपनी चोरी की हुई चीजें नहीं दूंगा। मैं अपनी चमकती हुई अंगूठी कभी नहीं दूंगी। तभी नन्हा कुक्कू आगे आया। उसके पास एक छोटा सा रंगीन पत्थर था, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था। पेड़ दादा, मेरे पास बस यही एक सुंदर पत्थर है। मुझे ये बहुत प्यारा है, पर मुझे अपनी मम्मी की सूखी आंखें और दोस्तों का तड़पना नहीं देखा जाता। आप ये ले लो, बस सबको पानी दे दो। और ये लो मेरी लकड़ी की चकड़ी। मुझे प्यास से मंजूर है, पर सबको खुश देखना है। जैसे ही इन मासूम बच्चों ने अपना त्याग दिखाया, सूखे बरगद की जड़ों से ठंडी जलधारा फूट पड़ी। देखते ही देखते वहाँ एक छोटा सा तालाब बन गया। कालू, गोरी और पिंकी शर्मिंदा थे। वाह, अब तो इतना पानी है कि मैं इसमें गोता लगाकर मछली ढूंढ सकता हूँ। वैसे मछली को प्यास लगती है क्या? चुप रहो और पानी पियो। देखो, शुद्ध पानी। तोता जी, जल्दी पियो। तुम पियो प्रिय, तुम पी लोगी तो मेरा पेट भर जाएगा। कालू की माँ ने उनके पास जाकर कहा, देख कालू, तेरे बेटे की मासूमियत ने आज सबकी जान बचा ली। तेरी चालाकी हार गई और रीमा की ममता जीत गई। कालू ने धीरे से अपना सिर झुकाया और रीमा के पास गया। रीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने चोरी की और पानी छुपाया। आज से मैं बदल जाऊंगा।
कालू भाई, मुसीबत हमें अलग करने के लिए नहीं बल्कि साथ लाने के लिए आती है। आओ हम सब मिलकर इस पानी का आनंद लें। शाम की ठंडी हवा चलने लगी थी। सारे पक्षी अपने अपने मटके लेकर जाकर पानी भरकर लेकर जा रहे थे। अब तो जंगल में पानी की किल्लत खत्म हो चुकी थी। टुन्नू और कालू अब साथ बैठकर योजना बना रहे थे कि कैसे जंगल को और हरा बनाया जाए। मम्मी, अब आप प्यासी नहीं रहोगी ना? नहीं बेटा, जब तक तुम जैसे नेक दिल बच्चे हैं, ये धरती कभी प्यासी नहीं रहेगी। रीमा की बुद्धिमानी और बच्चों की निस्वार्थ भावना ने जंगल को एक नई जिंदगी दी थी। निस्वार्थ त्याग और एकता में वो शक्ति है जो सूखे पेड़ से भी पानी निकाल सकती है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बरगद के एक पुराने पेड़ के घोंसले में रीमा अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। बारिश की बूंदें पत्तों पर संगीत बजा रही थीं, लेकिन रीमा का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। माँ, देखो कितनी सुंदर बारिश है। क्या मैं बाहर जाकर पत्तों पर जमी बूंदों से खेल सकती हूँ? नहीं चुटकी, आज हवा में ठंडक ज़्यादा है और आसमान में सन्नाटा है। ऐसे में शिकारी पक्षी अक्सर शिकार की तलाश में निकलते हैं। अंदर ही रहो। आज सुबह से कुकू बहुत ज्यादा चिंता में था। क्या हुआ कुक्कू बेटा, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ तो। माँ, मुझे डर लग रहा है। कल रात मैंने सपने में देखा था कि कोई बड़ा सा साया हमारे घोंसले के ऊपर मंडरा रहा था। डरो मत कुक्कू, जब तक तुम्हारी माँ साथ है कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी अचानक बादलों को चीरते हुए दो विशाल साए नीचे की ओर झपटे। वे चील और माही चील थे। इलाके के सबसे खूंखार चील हवा में। पंखों की फड़फड़ाहट और तीखी चीखें गूंज उठीं। माही की नजरें रीमा के घोंसले पर टिक गई थीं। पति जी देखो, आज के नाश्ते का इंतजाम हो गया। ताजे और नरम नन्हे पक्षी। हाँ माही, आज तो दावत होगी। तुम बाईं तरफ से घेरो, मैं दाईं तरफ से हमला करता हूँ। रीमा ने देखा कि दोनों चील उनके घोंसले की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके पास भागने का समय नहीं था। ये दो चील फिर से आ गए। इन चीलों के कारण जंगल के सारे पक्षी जंगल छोड़कर जा चुके हैं। मुझे अब कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये दो चील मेरे बच्चों को खा जाएंगे। वो दो चील उसके घोंसले के पास अचानक से आ जाते हैं। तभी रीमा चिड़िया जोर से चिल्लाती है, रुको, रुक जाओ शक्तिशाली शिकारियों। क्या तुम सच में इन छोटे बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो? हमें दया मत सिखाओ नन्ही चिड़िया, हमें भूख लगी है। अरे, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कुछ ही दूरी पर एक गुफा में हरी नागिन ने सोने के अंडे दिए हैं। अगर तुम उन्हें खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। ये छोटे बच्चे तो तुम्हारे दांत के नीचे भी नहीं आएंगे। क्या अंडे? मुझे तो अंडे बहुत पसंद है। चलो माही, चलकर अंडे खाएंगे। वैसे भी अंडे खाकर बहुत दिन हो चुके हैं। आप रुकिए पति जी। सुनो रीमा, हम तो उस सांप के बिल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तुम उस सांप के बिल में घुसकर हमारे लिए अंडे लेकर आना, ठीक है? अगर तुम अंडे लाने में नाकामयाब हुई तो हम लोग तुम्हारे बच्चों को खा लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं उस गुफा में जाकर ज़रूर तुम दोनों के लिए वो सोने के अंडे लाकर दे दूंगी। मेरे बच्चों को मत खाना। वो तो तुरंत उड़कर उसे सांप के बिल की तरफ जाने लगी। मगर वो चीलों को पता नहीं था कि वो हरी नागिन रीमा की बहुत अच्छी दोस्त है और वो बहुत ताकतवर है। हरी दीदी, दो दुष्ट चील मेरे बच्चों को मारकर खाना चाहते हैं। कृपा मेरी मदद करे। इस समय आप ही मेरी मदद कर सकते हो। उन लोगों की इतनी हिम्मत, चलो मैं अभी उन चीलों की खबर लेती हूँ। हरी नागिन गुस्से से फुफकारते हुए बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। चील और माँ ही चील तभी वहाँ पर आ पहुँचे। उन्हें लगा कि उन्हें अंडे मिलेंगे, लेकिन वहाँ उनका सामना साक्षात काल से हुआ। दुष्टों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर की तरफ आंख उठाकर देखा है। चलो पति जी, यहाँ से चले जाते हैं। ये नागिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं किसी से नहीं डरता। नागिन, तुम्हारे अंडे मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चों को मारना चाहता है? हरी दीदी, इन दोनों को मत छोड़ना, वरना ये आपके और मेरे बच्चों को खा जाएंगे। उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है।
हरी नागिन ने जोर से चील को काट दिया था। इसके कारण चील और माँ ही चील तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घोंसले में बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। दीदी, मुझे लगता है कि वो 2 चील ने माँ को मार दिया होगा। ऐसा मत बोलो कुकू, हमारे माँ बहुत ताकतवर है। कुछ देर बाद रीमा अपने घोंसले पर वापस लौट आती है। माँ को देखते ही दोनों बच्चे उसके पंखों में समा गए। माँ, मुझे लगा हम कभी दोबारा बात नहीं कर पाएंगे। आप दुनिया की सबसे बहादुर माँ हो। आपने कैसे उन दानवों को भगा दिया? बेटा, ताकत केवल शरीर में नहीं, दिमाग और सही समय पर सही दोस्त की मदद लेने में होती है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। तभी वहाँ पर हरी नागिन रीमा से मिलने के लिए आती है। रीमा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज मेरे घर को भी बचा लिया और अपने बच्चों को भी। तुम सच में एक महान माँ हो। शुक्रिया दीदी, आपकी शक्ति के बिना ये मुमकिन नहीं था। एक माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रीमा का अपनी सहेली हरी नागिन के पास जाना और चीलों को झांसा देना ये दर्शाता है कि निस्वार्थ प्रेम हमें सबसे साहसी बना देता है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर पक्षियों का एक छोटा सा संसार बसता था। यहाँ रीमा चिड़िया वो बहुत ही बुद्धिमान थी। अपने पति टुन्नू चिड़े और नन्ही बेटी चुटकी के साथ रहती थी। टुन्नू दिल का साफ और ताकतवर था, लेकिन बेचारा थोड़ा भोला था। उसी पेड़ पर रीमा के दोस्त भी रहते थे, कबूतर, जो सीधा साधा था, और उसकी पत्नी लूसी, जो इतनी फिक्रमंद थी कि बात बात पर घबरा जाती थी। उसके अगले पेड़ पर तोता रहता था, जो पूरे जंगल की खबर रखता था, और उसके साथ पिंकी कौवी रहा करती थी, जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानती थी। उसी पेड़ पर कालू और गोरी रहा करते थे। उस जंगल में सारे पक्षी बहुत खुश थे और आराम से रहा करते थे। पर एक सुबह तोता उड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, सारे लोग नीचे आओ, एक जरूरी बात है। सारे लोग नीचे आओ, एक जरूरी बात है। सावधान, खबर मिली है कि उत्तर की पहाड़ियों से वो खूंखार चील इस तरफ आ रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें घर बदल लेना चाहिए, पर मेरी सुनता कौन है? डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। उस चील को मजा चखा दूंगा। टुन्नू, ताकत से ज्यादा यहाँ दिमाग की जरूरत है। चील हमसे बहुत बड़ा और ताकतवर है। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। कहीं वो चील हम सबको मारकर खाना ले। मुझे पता नहीं कि तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो। अभी तो वो चील नहीं आया ना, आने के बाद देखेंगे। अब से ही चिंता करेंगे तो हम लोग सुकून से कैसे रह पाएंगे। मगर वो पक्षियों को पता नहीं था कि वो चील कब का आ चुका है। मैंने सुना है कि यहाँ पर तरह तरह के पक्षी रहते हैं। अब तो मुझे खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ से फलों की तलाश में जाती हुई रीमा चिड़िया वह चील को देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे बाप रे, ये चील तो आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? मेरी बेटी तो उड़ भी नहीं सकती। अब तो मुझे तुरंत सारे पक्षियों को बताना होगा। दोस्तों, जल्दी यहाँ से भागो, वो चील आ चुका है। किसी भी समय पर हम पर हमला कर सकता है। मगर रीमा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो छूटने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। दोस्तों, सारे लोग मेरे पीछे पीछे उस बड़ी सी गुफा की तरफ चलो। मगर रीमा, वहाँ पर तो हरी नागिन रहती है ना। हम लोग वहाँ जाएंगे तो वो हम सब लोगों को खा जाएगी। अरे पिंकी, पहले तुम यहाँ से चलो, वरना वो चील हम सबको अभी मारकर खा जाएगा। सारे पक्षी उसे गुफा की तरफ तुरंत उड़ जाते हैं। उन लोगों को जाते ही तभी वहाँ पर खूंखार चील आ जाता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि ये पक्षी मुझे देखकर यहाँ से भाग चुके हैं। भागो भागो, कितनी देर भागोगे? तुम लोगों को भगा भगा कर खाने में मजा ही कुछ और होता है। ऐसा कहकर वो खूंखार चील सारे पक्षियों को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सारे पक्षी हरी नागिन के गुफा के बाहर पहुंच चुके थे। गुफा के मुहाने पर विशाल हरी नागिन बैठी थी। उसका बेटा नागू उसके पास खेल रहा था। नागिन को देखकर कबूतर डर के मारे थर थर कांपने लगा। तुम नन्हे पक्षियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? माता, हम जानते हैं कि हम आपके भोजन बन सकते हैं, लेकिन ऊपर एक शिकारी चील हमारी नस्ल खत्म करने पर तुली है। हम आपसे शिकार नहीं,
शरण मांगने आए हैं। क्या एक माँ दूसरी माँ की मदद नहीं करेगी? नागिन को रीमा की छोटी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है। अंदर आ जाओ, मेरे रहते उस चील की परछाई भी यहाँ नहीं आ सकती। सारे पक्षियों को गुफा में जाते हुए चील देख लेता है और वह तुरंत वहां पर आ जाता है। ए नागिन, इन पक्षियों को बाहर निकाल, ये मेरा शिकार है। हरी नागिन धीरे से गुफा से बाहर निकली। उसकी लंबाई और उसकी चमकती आंखें देखकर चील के पसीने छूट गए। ये पक्षी अब मेरे मेहमान हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से चली जा, वरना मेरे जहर का स्वाद चखना होगा। चील ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने इतनी फुर्ती से उसे डसा कि चील दर्द से कराहती हुई आसमान में ओझल हो गई। गुफा के अंदर सन्नाटा था। कबूतर और लूसी डर के मारे एक कोने में दुबके थे। कालू और गोरी भी चुप थे। तभी रीमा ने देखा कि छोटा नागू अकेले खेल रहा है। चुटकी धीरे से नागू के पास गई और उसे एक छोटा सा जंगली फल दिया। नागू चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। माता, आपने हमारी जान बचाई। हम आपके बहुत आभारी हैं। अब हम चले जाते हैं। बाहर का मौसम खराब हो रहा है और चील वापस आ सकती है। तुम सब यहीं रह सकते हो। ये गुफा बहुत बड़ी है। मैंने हमेशा सोचा था कि सांप सिर्फ दुश्मन होते हैं, लेकिन आज समझ आया कि रक्षक कोई भी हो सकता है। आपने हमें सिर्फ घर नहीं दिया, आपने हमें जिंदगी दी है। हम सब मिलकर इस गुफा को खुशियों से भर देंगे। मैं और गौरी हर रोज आपके और नागू के लिए दूर से ताजा फल और खबरें लाएंगे। दिन बीतते गए। वो पुरानी गुफा अब एक अनोखा घर बन गई थी। पक्षियों ने गुफा की ऊंची दीवारों पर घास और टहनियों से सुंदर घोंसले बना लिए थे। नीचे जमीन पर हरी नागिन और नागू आराम करते और ऊपर पक्षी चहचहाते। जब भी कोई खतरा आता, नागिन खड़ी हो जाती और जब भी नागिन को किसी चीज की जरूरत होती, पक्षी हाजिर हो जाते। इस तरह वो सारे पक्षी सांप की गुफा में अपने घोंसले बनाकर खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए तो दुश्मन भी सबसे पक्का दोस्त बन सकता है। सुंदरवन का मौसम बहुत ही सुहावना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें पेड़ के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं। इसी जंगल में रीमा चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहती थी। उसका बेटा कुकू अब थोड़ा बड़ा हो गया था और उड़ने की कोशिश करता रहता था। लेकिन आज जंगल में एक अजीब सी उदासी थी, खासकर उनके दोस्त छोटू कबूतर के चेहरे पर। अरे रीमा, देखो तो, हमारा दोस्त छोटू कबूतर आज कितना उदास बैठा है। वो तो हमेशा गुटर गूं करके सबको हंसाता रहता है। हाँ टुन्नू जी, बात तो चिंता की है। चलो उससे पूछ कर आते हैं। कुकू, तुम यहीं रहना। ठीक है माँ, मैं पिंकी आंटी के आने का इंतजार करता हूँ। रीमा और टुन्नू छोटू कबूतर के पास जाते हैं। छोटू सिर झुकाए बैठा है। क्या हुआ छोटू भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा? रीमा बहन, क्या बताऊं, मेरी कम ऊंचाई और मेरी छोटी उड़ान ही मेरी दुश्मन बन गई है। मैं लूसी से प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन क्या? लूसी तो बहुत ही प्यारी और समझदार कबूतरी है। लूसी तो ठीक है, पर उसकी माँ, वो बहुत ही स्वार्थी हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत नीची उड़ान भरता हूँ। मेरी कदकाठी छोटी है, इसलिए मैं उनकी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। वो लूसी की शादी किसी ऊंची उड़ान वाले कबूतर से कराना चाहती हैं। तभी वहाँ पिंकी, कौवी और तोता आ जाते हैं। मैंने सब सुन लिया। ये तो सरासर गलत है। अकल और हिम्मत का कद से क्या लेना देना? लूसी की माँ को समझाना होगा। मैं अपनी बुद्धि से कोई तरकीब निकालती हूँ। सही कहा पिंकी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने सुना है कि लूसी की माँ आज जंगल की सभा में आने वाली है। दूसरी तरफ जंगल के बदमाश कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी को दूसरों के दुख में मजा आता था। लेकिन कालू की माँ एक बहुत ही नेक दिल और अच्छी बुजुर्ग थी, जो हमेशा अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करती थी। सुन गौरी, आज मजा आएगा। उस बौने कबूतर की बेइज्जती होगी। लूसी की माँ उसे सबके सामने डांटेगी। हम भी थोड़ा नमक मिर्च लगाएंगे। हाँ कालू जी, मुझे तो वो कबूतर वैसे भी पसंद नहीं। वो हमेशा रीमा और पिंकी के साथ रहता है। आज उसकी शामत आएगी। कालू, गोरी, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाते हो। याद रखना, अहंकार हमेशा हारता है।
वो कबूतर छोटा है लेकिन दिल का साफ है। ओह माँ, तुम तो बस ज्ञान देती रहती हो, चुपचाप तमाशा देखो। सभा शुरू हुई। लूसी रो रही थी। उसकी माँ गुस्से में पंख फड़फड़ा रही थी। छोटू कबूतर रीमा और टुन्नू के साथ वहां पहुंचा। खबरदार, जो तुम मेरे बेटी के आसपास भी दिखे, देखो अपनी हालत। तुम जमीन से बस 4 हाथ ऊपर उड़ते हो। अगर कोई मुसीबत आई तो मेरी बेटी को लेकर आसमान में कैसे भागोगे? माँ प्लीज, छोटू बहुत बहादुर है। मुझे ऊंची उड़ान से नहीं, अच्छे दिल से मतलब है। चाची जी, माफ कीजिएगा, लेकिन ऊंचाई ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। छोटू भाई जंगल के हर कोने को जानते हैं क्योंकि वो नीचे उड़ते हैं। बातें बनाना तो कोई पिंकी से सीखे। अरे अगर चील आ गई तो ये कबूतर क्या करेगा? चील के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। गोरी, किसी का मजाक मत उड़ाओ, वक्त बदलते देर नहीं लगती। बहस चल ही रही थी कि अचानक आसमान में एक काली परछाई मंडराने लगी। जंगल में सन्नाटा छा गया। वो एक खूंखार चील थी जो शिकार की तलाश में थी। उसकी नजर लूसी की माँ पर पड़ी, जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी और खुले में बैठी थी। भागो, चील आ गई, सब छुप जाओ। अफरा तफरी मच गई। कालू कौवा और गौरी कव्वी, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए सबसे ऊंचे पेड़ की ओर उड़ गए। लेकिन चील बहुत तेज थी। उसने सीधा गोता लगाया लूसी की माँ की तरफ। वो तो लूसी के माँ के पीछे ही पड़ गया था। दूसरी तरफ रो रो कर लूसी का बुरा हाल हो गया था। कोई बचाओ, कोई मेरी माँ को बचाओ। छोटू, कैसे भी करके मेरी माँ को बचाओ। तुम चिंता मत करो लूसी, मैं कैसे ना कैसे करके तुम्हारी माँ को उस चील के चंगुल से छुड़ा कर लेकर आऊंगा। अरे कालू, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। आप जाओ, जाकर उस चील से मुकाबला करो ना। अरे पिंकी, ऐसे ना कहो। मैं इतनी तेज उड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा शरीर बहुत बड़ा है। तुम चिंता मत करो लूसी, मैं, कबूतर और तोता जाकर कैसे ना कैसे करके तुम्हारी माँ को बचा कर ले आएंगे। ऐसा कहकर वो तीनों बहुत तेज उड़ने लगते हैं और किसी तरह चील को ढूंढ लेते हैं। अरे वो गंदी चोंच वाली चील, आओ मेरे पीछे आओ ना, आकर मुझे खाओ ना। ऐसा कहते ही वो चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सीधे छोटू के पीछे पड़ जाता है। आओ आओ, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर छोटू कबूतर सीधे एक पेड़ के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे चील भी उस पेड़ में ही घुस जाता है। घुसते ही टुन्नू और तोता मिलकर एक बड़ा सा पत्थर उसे पेड़ के आगे डाल देते हैं। छोटू कबूतर तो बाहर आ जाता है, मगर वो चील तो उसी पेड़ के अंदर फंस जाता है। अरे ये क्या, मैं तो यहाँ फंस गया। मैं तो इन छोटे पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं, मगर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? इस तरह छोटू के कारण लूसी की माँ की जान बच जाती है। अरे वाह छोटू, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। मगर टुन्नू, हमें यहाँ से जल्द जाना होगा, वरना वो चील किसी भी समय बाहर आ सकता है। खतरा टल गया था। सभी पक्षी नीचे आ गए। सारे पक्षी एक जगह जमा हो गए थे। लूसी की माँ अभी भी हाँफ रही थी। देखा कालू, जिसे तुम बौना कह रहे थे, आज उसी ने जान बचाई। अगर वो तुम्हारी तरह ऊंचा उड़ने वाला होता तो उस झाड़ी में कभी नहीं घुस पाता। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे कद को देखा, तुम्हारी हिम्मत को नहीं। आज तुम्हारी कम ऊंचाई वाली उड़ान ने ही मुझे नया जीवन दिया है। तुम ही मेरी लूसी के लिए सही जीवन साथी हो। धन्यवाद छोटू, मुझे तुम पर गर्व है। देखा दोस्तों, हर किसी की अपनी खूबी होती है। सही कहा रीमा। बुराई का कद ऊंचा हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। छोटू अंकल की जय हो। अब तो छोटू अंकल की शादी होने वाली है। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। कुछ ही दिनों बाद जंगल में धूमधाम से छोटू और लूसी की शादी हुई। कालू और गोरी ने भी माफी मांगी और सुधरने का वादा किया। रीमा, टुन्नू, पिंकी और तोता ने मिलकर खूब जश्न मनाया। सच्ची काबिलियत का दिया रूप रंग में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में काम आने और हिम्मत दिखाने में होती है।